हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SCN एजुकेशन पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बच्चों परासरण और विसरण में अंतर और बांट-हॉफ सिद्धांत। क्या क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों? परासरण और विसरण में अंतर और बांट-हॉफ सिद्धांत। इससे पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था परासरण, परासरण के प्रकार और परासरण दाब क्या होता है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले परासरण और विसरण में अंतर और बांट-हॉफ सिद्धांत। सबसे पहले बच्चों हम ये जानते हैं कि विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है। तो परासरण के बारे में तो हमने आपको बताया ही था कि परासरण की क्रिया में हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली की। जबकि विसरण जो है, विसरण की क्रिया में हमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। अगला पॉइंट है कि जो परासरण होता है बच्चों, तो परासरण में केवल विलायक के पार्टिकल ही गति करते हैं, विलायक के अणु ही गति करते हैं। जबकि विसरण में विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं, विलेय और विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। परासरण की क्रिया को हम दाब बढ़ाकर रोक सकते हैं, जबकि विसरण की क्रिया को हम रोक नहीं सकते। जैसे देखो, एक बाल्टी में हमने पानी ले लिया बच्चों, क्या ले लिया? पानी ले लिया, और उसमें हमने डाल दिया उजाला, जो कपड़ों पर नील चढ़ाने वाला उजाला आता है, उसको हमने डाल दिया। तो क्या होगा कि वो उजाला जो होता है सांद्र विलयन होता है, और पानी क्या होता है? तनु विलयन। तो विसरण क्या होता है? हमेशा सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होता है। जबकि परासरण क्या होता है? तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होता है। तो जैसे ही हमने उसमें उजाला डाला तो फिर वो पूरे पानी में क्या हो जाएगा बच्चों? मिल जाएगा। यानी उस क्रिया को हम रोक भी नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? हम रोक नहीं सकते। तो और देखिए, परासरण जो है गैसों में नहीं होता। परासरण किस में नहीं होता है बच्चों? गैसों में नहीं होता। जबकि जो विसरण होता है वो गैसों में भी होता है। विसरण जो होता है वो गैसों में भी होता है। जैसे कि आपने देखो, अगरबत्ती जला के रख दी कमरे में, तो उसकी जो खुशबू है वो पूरे कमरे में हो जाती है। अब पूरे कमरे में क्यों होती है? क्योंकि उसमें से जो गैस निकलती है वो गैस के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, और मूवमेंट करते हैं तो विसरण की जो प्रक्रिया है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसे ही बच्चों, यदि कोई परफ्यूम लगाए और परफ्यूम में से भी गैस निकलती है, तो उस परफ्यूम की खुशबू भी पूरे कमरे में हो जाती है। तो समझ में आया होगा बच्चों के जो विसरण होता है वो गैसों में भी होता है, और सबसे अधिक तो विसरण गैसों में ही होता है। द्रवों से ज्यादा विसरण किसमें होता है बच्चों? गैसों में होता है। तो आइए सबसे पहले हम विसरण और परासरण में अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? परासरण और विसरण में अंतर। तो हेडिंग लगाएंगे बच्चों, परासरण और विसरण में अंतर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफरेंस बिटवीन। और तो बच्चों, परासरण और विसरण में अंतर। सबसे पहले कॉपी के दो भाग कर लेंगे, और पहले वाले में लिख लेंगे बच्चों परासरण, परासरण, और दूसरे वाले में लिखेंगे बच्चों विसरण। तो इसमें हम नंबर 1 लिखेंगे कि परासरण में अर्धपारगम्य, परासरण में अर्धपारगम्य
झिल्ली की आवश्यकता होती है। झिल्ली की आवश्यकता होती है जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे पॉइंट में बच्चों, परासरण की क्रिया तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर होती है और इसमें लिखेंगे बच्चों, जबकि विसरण की क्रिया सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर होती है। तीसरे पॉइंट में बच्चों, परासरण की क्रिया में केवल विलायक के अणु ही गति करते हैं जबकि विसरण की क्रिया में विलेय व विलायक दोनों के अणु गति करते हैं। जबकि विसरण की क्रिया में बच्चों विलेय और विलायक दोनों के गण गति करते हैं। अच्छा, परासरण की क्रिया को हम दाब बढ़ा करके रोक सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम अगला पॉइंट कि परासरण की क्रिया को अतिरिक्त दाब बढ़ाकर रोका जा सकता है।
जबकि इसमें लिखते हैं जबकि विसरण की क्रिया को रोका नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। और अब परासरण क्या होता है बच्चों? गैसों में नहीं होता, परासरण गैसों में नहीं होता, जबकि विसरण गैसों में भी होता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि परासरण गैसों में नहीं होता है, नहीं होता है। और यहां लिखेंगे अगला पॉइंट बच्चों, जबकि विसरण गैसों में भी होता है, गैसों में भी होता है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे परासरण और विसरण में अंतर के। इनको अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट करेंगे और फिर लर्न करेंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक आपकी शुरुआत करते हैं। हाँ तो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब के नियम। तो परासरण दाब के नियम में एक हमारा सिद्धांत है, बांट हॉफ का सिद्धांत, तनु विलयनों का बांट हॉफ का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को वैज्ञानिक बांट हॉफ ने सन 1885 में दिया था। कितने में दिया था बच्चों? सन 1885 में। उन्होंने क्या किया था कि जो तनु विलयन होते हैं, तनु विलयन और गैसों के मध्य अध्ययन किया था। और अध्ययन करने पर उन्होंने बताया था कि इन दोनों अवस्थाओं के बीच में बहुत अधिक समानता होती है। क्या होती है? बहुत अधिक समानता होती है। और इसके बाद उन्होंने एक तनु विलयनों का सिद्धांत दिया, जिसे हम बार्न हॉफ सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और उन्होंने क्या बताया कि किसी भी तनु विलयन में उपस्थित जो विलय के कण होते हैं वो गैस के कणों की तरह व्यवहार करते हैं, गैस के कणों की तरह व्यवहार करते हैं। और इस नियम को बच्चों उन्होंने गैसीय नियमों के आधार पर आगे बढ़ाया, यानी बायल वांट हॉफ नियम बना करके और चार्ल्स वांट हॉफ नियम से। इन नियमों के द्वारा उन्होंने इसको आगे समझाया बच्चों। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। परासरण दाब का बांट हॉफ सिद्धांत। परासरण दाब का बांट हॉफ सिद्धांत, तो हम यहां लिखेंगे, या नियम भी कह सकते हैं बच्चों। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक बांट हॉफ ने सन
सन 1885 में दिया था। उन्होंने तनु विलियन और गैसों के मध्य अध्ययन कर बताया कि इन दोनों अवस्थाओं में बहुत अधिक समानता होती है जिसके आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे तनु विलियनों का बार्नट हॉफ सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार तनु विलियन में उपस्थित विलेय के कण गैस के कणों की तरह व्यवहार करते हैं। इसे निम्न नियमों के द्वारा समझा जा सकता है। यानी इसके लिए उन्होंने क्या नियम बताए? इन्होंने क्या बताया कि किसी तनु विलयन में जो विलेय के कण होते हैं वो गैस के कणों की तरह व्यवहार करते हैं, और इसीलिए इन्होंने गैसों के नियम को लागू करके तनु विलयनों के लिए कुछ समीकरण बनाए। वो क्या थे? कुछ सिद्धांत थे। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं बॉयल-बार्नट हॉफ सिद्धांत। बॉयल-बार्नट हॉफ सिद्धांत ये है बच्चों।
तो बॉयल के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि अगर हम जो है ताप को स्थिर कर दें तो किसी विलयन का जो परासरण दाब है वो उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी हम लिख सकते हैं यहां पर कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन किसी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात यहां पे हम लिख सकते हैं कि अर्थात जो परासरण दाब क्या होता है बच्चों, पाई क्या है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसकी मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। तो स्थिर ताप कर दिया तो विलयन का परासरण दाब होता है बच्चों पाई, और ये समानुपाती होगा बच्चों मोलर सांद्रता के, तो ये क्या होती है सी। इसको समीकरण मान लेंगे बच्चों फर्स्ट। अब इसके बाद में एक नियम और था, वो क्या था, चार्ल्स बार्नहाउस नियम। चार्ल्स बार्नहाउस नियम। तो इनके अनुसार क्या था कि अब हम किसको स्थिर कर दें, सांद्रता को। किसको, सांद्रता को। अगर हम सांद्रता को स्थिर कर दें तो किसी विलयन का जो परासरण दाब है वो उसके परम ताप के समानुपाती होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम कि इस नियम के अनुसार किसी विलयन का, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम स्थिर सांद्रता कर दें बच्चों, क्या कर दें, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर बच्चों, इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। यानी स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है। अर्थात क्या लिख सकते हैं हम, जो पाई है वो प्रोपोर्शनल टू होगा परम ताप के, मतलब टी के, कैपिटल टी के। ये समीकरण हो जाएगा बच्चों सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों का उपयोग करके हम एक सामान्य विलयन समीकरण का निगमन करेंगे। सामान्य विलयन समीकरण का निगमन, उस में जो फॉर्मूला निकल के आएगा उस पर आपके आंकिक प्रश्न, बहुत सारे आंकिक प्रश्न आधारित हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके एनसीईआरटी के, वो उस सूत्र पर आधारित हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको अपनी नोटबुक पर नोट करिए, इसके बाद हम सामान्य विलयन समीकरण क्या होता है उसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे।
तो बच्चों आपने नोट कर ही लिया होगा इसको। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद सामान्य विलयन समीकरण कैसे बनेगा बच्चों। सामान्य विलयन समीकरण, तो इन दोनों नियमों को हम क्या कर देंगे बच्चों, संयुक्त कर देंगे। और संयुक्त जब करेंगे तो एक बन जाएगा सामान्य विलयन समीकरण। क्या बनेगा बच्चों, सामान्य विलयन समीकरण बन जाएगा। तो अब हेडिंग लगाएंगे बच्चों, सामान्य विलयन, सामान्य विलयन समीकरण। अब सामान्य विलयन समीकरण कैसे बनेगा बच्चों, उन दोनों नियमों को हम क्या कर देंगे बच्चों, संयुक्त कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त दोनों नियमों को संयुक्त करने पर तो जब बच्चों हम दोनों नियमों को आपस में मिला देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी टी, यानी पाई सी के भी समानुपाती था और टी के भी समानुपाती था। तो पाई प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा बच्चों, सी टी। और यहां से जब हम ये समानुपाती का साइन हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पे आता है एक एस सी टी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो यहाँ पे लिख देंगे, जहां एस क्या है बच्चों, एस क्या है यहाँ पे, विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक है। तो अब यहाँ पे हम एक चीज और भी कर सकते हैं, चूंकि एस बराबर क्या होता है बच्चों, आर भी होता है। क्या होता है, हम एस की जगह आर भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी किताबों में आर भी दिया होगा। तो इसलिए हम एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। तो पाई बराबर आर सी टी, इतना भी लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं, पाई बराबर आर सी टी। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये जो सी है ये मोलर सांद्रता है। क्या है बच्चों, मोलर सांद्रता है। तो मोलर सांद्रता मोलरता के क्या होती है बच्चों, बराबर। तो चूंकि सी बराबर हम एम भी लिख सकते हैं, मोलर जो सांद्रता होती है वो मोलरता के बराबर होती है बच्चों। किसके बराबर होती है, मोलरता के बराबर होती है। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं पाई बराबर आर एम टी। अब एम क्या है, मोलरता। तो मोलरता क्या होती है बच्चों, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन, विलयन का आयतन होता है। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला यहां रख सकते हैं हम, यानी पाई बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा एन बी, विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन, और आर गुणा टी। अब इस v का अगर कैंची का गुणा कर दें बच्चों हम, तो कितना निकल के आ जाएगा, पाई इंटू वी बराबर एन वी आर टी। तो एक फॉर्मूला आपका ये बन गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको और भी ज्यादा मतलब सरल बनाना चाहते हैं हम न्यूमेरिकल के लिए, तो अभी हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ आया हमारा पाई बराबर एन वी बटे आर टी, तो या फिर पाई बराबर आर एम टी था बच्चों। क्या था, चूंकि पाई बराबर क्या आया है हमारा, आर एम टी, है ना बच्चों। तो एम क्या है, मोलरता। अब मोलरता का सूत्र लगा देंगे बच्चों, यहां पर क्या होता है, डब्ल्यू बी गुणा 1000 बट्टे एम बी गुणा वी। ये वाला फॉर्मूला लगा दो तो क्या निकल के आएगा, पाई बराबर आर गुणा टी, ये तो है ये आर और टी, गुणा अब मोलरता का क्या है, डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटे
MB विलेय का भार गुणा V किसमें, इन ml मिलीलीटर में। तो ये बच्चों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल फॉर्मूला होगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को ये आसान बना देगा बच्चों। तो यहाँ पे पाई आप लोग जानते हैं परासरण दाब है, आर क्या है इक्विलिब्रियम स्थिरांक है, टी क्या है ताप है केल्विन में, और डब्ल्यू भी विलेय की मात्रा है, एम बी क्या है विलेय का अणुभार है, वी क्या है विलयन का आयतन है बच्चों। तो आर का मान हम लिख देते हैं यहाँ पे, आर बराबर कितना होता है बच्चों 0.0821, और लीटर वायुमंडल एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। अगर हम लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल में लिखते हैं तो कितना होता है बच्चों 0.0821। तो बच्चों इसका लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल में कितना होता है 0.0821। अब यदि हम इसको लिखना चाहते हैं बच्चों जूल प्रति केल्विन प्रति मोल में तो कितना लिखेंगे 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। तो प्यारे बच्चों इसको अपनी नोटबुक पर नोट करिए। इसके बाद हम आपको समपराशरी विलयन पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चों आपने नोट कर ही लिया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं समपराशरी विलयन। समपराशरी विलयन क्या होता है बच्चों इसके बारे में जानते हैं। समपराशरी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगाते हैं समपराशरी विलयन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो समपराशरी विलयन होता क्या है, ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं बच्चों समान होते हैं। ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब क्या होते हैं समान, यानी समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों समपराशरी विलयन कहलाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयन कहलाते हैं यानी समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं समपराशरी विलयन कहलाते हैं। मान लिया कि हमारे पास बच्चों दो विलयन हैं तो हम दोनों विलयनों का अलग अलग परासरण दाब देखते हैं कि माना प्रथम विलयन के लिए तो प्रथम विलयन के लिए अभी बच्चों हमने देखा था पाई बराबर क्या होता है आर सी टी। पाई बराबर क्या होता है बच्चों पाई बराबर आर सी टी। तो अब यहां पे होगा क्या कि परासरण दाब दोनों विलयनों के पहले अलग अलग मान लें। इसका मान लिया हमने पाई 1
आर तो बच्चों कांस्टेंट है, सेम रहेगा। सांद्रता बदल जाएगी, प्रथम विलयन की अलग होगी और दूसरे विलयन की अलग होगी, तो इसको हम C1 मान लेंगे बच्चों। ताप समान रहना है, समान ताप पर रहना है, तो ताप तो कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर फर्स्ट। और द्वितीय विलयन के लिए, द्वितीय विलयन के लिए, द्वितीय विलयन के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, π2 बराबर Rc2, Rc2, ये समीकरण हो गया बच्चों सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समपरासरी होने के लिए, आइसोटोनिक के लिए, समपरासरी विलयन के लिए, विलयन के लिए जब समपरासरी होंगे तो इनके परासरण दाब क्या होंगे बच्चों, समान होंगे, अर्थात π1 बराबर कितना हो जाएगा, π2, π1 बराबर π2, और π1 का मान कितना है बच्चों, Rc1t, कितना है, Rc1t बराबर π2 का है बच्चों Rc2t, RT और RT ये कट जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, C1 बराबर C2, C1 बराबर C2। तो C1 क्या है, प्रथम विलयन की मोलर सांद्रता, और C2 क्या है, दूसरे विलयन की मोलर सांद्रता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए, यानी यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं, चूंकि ये C1 जो है प्रथम विलयन की सांद्रता है, क्या है, पहले विलयन की सांद्रता, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, विलय के मोलों की संख्या बटे आयतन। अब ये प्रथम विलयन के लिए लिखेंगे तो NB1 हो जाएगा और ये V1 हो जाएगा बच्चों। इसी प्रकार एंड करके लगा देंगे हम C2, जो दूसरे विलयन की सांद्रता है वो भी कितनी हो जाएगी बच्चों, NB2 बटे B2। अब यहाँ पे हम रख देंगे दोनों वैल्यू को, यानी NB1 अपॉन V1 बराबर NV2 बटे V2। अब NB बराबर क्या होता है बच्चों, WB बटे MB, WB बटे MB, तो ये 1 है तो इसलिए हम कितना लिख देंगे, WB1 बटे MB1 गुणा V1 बराबर WB2 बटे MB2 गुणा B2। अब लिखेंगे यदि B1 बराबर क्या हो जाए बच्चों, B2 हो तो अगर B1 बराबर क्या हो जाए, B2 हो जाए, तो फिर ये इससे कट ही जाएगा, तब क्या बचेगा बच्चों, WB1 बटे MB1 बराबर WB2 बटे WB2 बटे MB2। ये आपका फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे आपको पढ़ाने वाले हैं अतिपरासरी और अल्प परासरी विलयन क्या होता है। तो आपने नोट कर लिया होगा बच्चों। अब पढ़ना है बच्चों, अतिपरासरी और अल्प परासरी विलयन क्या होता है। अतिपरासरी और अल्प परासरी मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर समान ताप पर दो विलयन हमारे पास है, समान ताप पर दो विलयन हमारे पास है बच्चों, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा वो कहलाएगा आपका अतिपरासरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा बच्चों वो कहलाएगा अल्प परासरी विलयन। अल्प मीन्स
वैसे भी होता, अल्प माने क्या होता, बहुत कम, है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अति पराशरी तथा अल्प पराशरी विलयन। इनको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम समान ताप पर 2 बिलियनों में से जिस बिलियन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। और जिस बिलियन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में लिखकर हमें ये जवाब दें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। और यदि आप हमारे साथ कदम से कदम मिला के जुड़े रहते हैं तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आपकी स्टडी रेगुलर कराते रहेंगे बच्चों। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।